हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट एंड इवेपोरेशन के ऊपर बात करेंगे। बिना वेपराइज करें चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ स्टेट। अब यार हमने लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कैसे यार मैं एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार इसी के ऊपर हम बात करेंगे, तो थोड़ा जूम इन एंड शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले यार हमारे पास आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। हमारे पास ये तीन स्टेट्स होती थी एंड हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। इवन ऐसी भी एक कंडीशन होती है जहां पे हम सॉलिड और गैस दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। इंट्रो आज का खत्म होता है एंड फर्स्ट इफेक्ट के ऊपर आते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर इफेक्ट। अब टेम्परेचर इफेक्ट क्या कहता है? टेम्परेचर चेंज करने पे यार क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे हम टेम्परेचर इफेक्ट कहते हैं। क्लैपिंग फॉर मी, थैंक यू। पर मैंने बहुत ही कोई नई चीज नहीं बताई, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर को जब चेंज करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसे हम टेम्परेचर इफेक्ट बोलेंगे। बिकॉज एज वी नो, ठीक है, हमने जैसे यार अभी पढ़ा भी था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी राइज करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, राइज करती है, बढ़ती है। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि यार अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी घटाऊंगा तो टेम्परेचर भी घट जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है हमें ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी है लगातार, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मुझे इस चीज को क्या रखना है, दिमाग में रखना है। एंड ऑब्वियस चीज यार कि हम सभी ये चीज जानते हैं कि यार हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड होती है वो लिक्विड से कम होती है और गैस की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इन शॉर्ट गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड होती है काइनेटिक एनर्जी के मामले में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के मामले में गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड, ये हमारे पास क्या रहेगा, एक पैटर्न रहेगा जाने वाला, ठीक है। तो 10 अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इफ आई राइज टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो अब यार हमने ऊपर देखा कि यार सॉलिड जो है वो कहाँ पे जाएगा, फिर लिक्विड में टर्न होना चाहिए, और लिक्विड जो है वो गैस के अंदर टर्न होना चाहिए। बात तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड वाइसा वर्सा भी ये जो चीज है बिल्कुल ट्रू होगी। मतलब कि अगर यार मैं टेम्परेचर घटाने लग जाऊं, अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी घटाऊंगा तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। एंड ऐसा तो मैंने कुछ रॉकेट साइंस बता नहीं दी, क्योंकि यार हम सब वाटर को बॉईल करते हुए देखते हैं, वाटर को आइस को मेल्ट करते हुए देखते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं उसे अगेन यार हम वापस कन्वर्ट होते हुए देखते हैं वाटर के अंदर, जो हम ड्रिंकिंग वाटर होता है। ड्रिंकिंग वाटर हम काफी बार यार बोलते हैं ना मम्मी की, यार जाके बर्फ बर्फ के पानी भर दे, ठीक है। तो जो वाटर होता है हम कुछ कुछ दिन पहले रखते हैं या फिर 1-2 घंटे पहले रखते हैं, फ्रीजर उसको अगेन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, आइस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ऐसा मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई। अगेन फ्रीजर क्या करता है, टेम्परेचर को तो नीचे कर देता है, कूल कर देता है। तो बस यही वाली छोटी सी चीज थी टेम्परेचर इफेक्ट के अंदर। एंड अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगेन टेम्परेचर इफेक्ट से ही रिलेटेड है। टेम्परेचर इफेक्ट काफी लंबा और अच्छा टॉपिक है, तो उसके ऊपर अभी बड़े आराम से बात करनी बाकी है। तो सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। पहला आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यहाँ पे थोड़ा मार्क करते करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है थोड़ी थोड़ी। तो यार इट इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, क्या है यार, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच, ठीक है, जिसपे सॉलिड टर्न कर जाता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड और लिक्विड टर्न्स टू सॉलिड, ठीक है। या फिर यार जो हमारे पास लिक्विड है वो सॉलिड पे टर्न कर सकता है, उससे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यार मेल्टिंग पॉइंट को मैं कैसे विजुलाइज करता हूँ, मैं इसको ना एक पहाड़ी की तरह विजुलाइज करता हूँ, ठीक है। और जब यार तू मेल्टिंग पॉइंट पे आया तो ना, इन शॉर्ट यार तो इस पहाड़ी के बिल्कुल पीक पे हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट यार तो पहाड़ी के बिल्कुल पीक पे हो। तुम चाहे तो यार आगे कूद के लिक्विड की तरफ जा सकते हो, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जा सकते हो आगे कूद के, या फिर तुम वापस पीछे कूद के दैट इज कूलिंग करके लिक्विड से सॉलिड जा सकते हो। क्या हमें ये चीज समझ में आ रही कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड को अगर हीट करोगे तो लिक्विड चल जाएगा, अगर लिक्विड को हीट करोगे तो इंस्टेंटली सॉलिड के अंदर आ जाए, अगर लिक्विड को कूल करोगे तो इंस्टेंटली सॉलिड के अंदर टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ क्लिफ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मतलब काइंड ऑफ तो एक चोटी है जहाँ पे अगर इस साइड कूदोगे तो लिक्विड, इस साइड कूदोगे तो सॉलिड आता है। एंड यार एक और बेसिक चीज बतानी है तुम्हें, जो कि यार थोड़ी ऑब्वियस भी है, पर अगेन बताने में क्या जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो छोटी बेसिक चीज मुझे बतानी है वो ये है कि 10 मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा पार्टिकुलर फोर्स। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस डिक्रीज करेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करता है। यार कुछ ऐसा है जैसे दोस्तों का रिश्ता होता है, या फिर यार मतलब तुम कोई भी एक अच्छा रिलेशन निकाल लो, जिसके अंदर क्या रहेगा कि अगर एक इंसान खुश है दूसरा भी खुश हो रहा है, अगर दूसरा दुखी है तो दूसरा भी, अगर पहला दुखी है तो दूसरा भी दुखी हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर बढ़ेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस घटती है तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तुम्हारे लिए यार ये कैसे रेलिवेंट है? तुम्हारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यार दो ए और बी, दो मेल्टिंग, ठीक है, दो चीजें दे रखी हैं, ऑब्जेक्ट दे रखे हैं सब, ठीक है, हमारे पास दो
सॉलिड्स हैं तो बोल सकता है कि जो हमारे पास ए है वो मेल्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा बोलेगा कि हमारे पास जो बी है वो मेल्ट करता है 110 डिग्री सेल्सियस पे। एंड क्वेश्चन आ सकता है कि टेल विच वन हैव मोर इंटरपार्टिकल या हायर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका आंसर आएगा कि यार द वन विद द हायर टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उससे हम बोल सकते हैं कि यार उसका जो इंटरपार्टिकल फोर्स है वो ज्यादा होगी, दैट इज बी का, राइट। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर, तो उसके लिए तुम्हें रेडी रहना होता है। फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली फ्यूजन भी अगेन कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट से काफी ज्यादा रिलेशन में रहता है। फ्यूजन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू अ लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो बेसिकली यार एक टेम्परेचर है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो एक टेम्परेचर है, जैसे तुम बोल सकते हो यार एक कंडीशन है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट तो एक कंडीशन है, बट हमारे पास जो फ्यूजन है वो तो प्रोसेस ही है, ठीक है। ये टेम्परेचर है और ये प्रोसेस है, तो ये डिफरेंस होता है एक कंडीशन के अंदर एंड प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कि प्रोसेस को होने के लिए कंडीशन की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज यहाँ पे तुम फ्यूजन से क्लियरली देख सकते हो कि ये मेल्टिंग पॉइंट पे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो बॉइलिंग पॉइंट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, बिल्कुल जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए था, सॉलिड से लिक्विड के लिए था या फिर लिक्विड से सॉलिड के लिए था, बिल्कुल वैसे ही यार हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न्स टू गैस या फिर अ गैस टर्न्स टू लिक्विड। अगेन यहाँ बर्ज वाला पॉइंट है कि आगे जाओ, हीट करोगे तो गैस के अंदर चल जाएगा लिक्विड, कूल करोगे तो गैस जो है वो लिक्विड के अंदर आ जाएगी, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। या फिर बेसिकली तुम बॉइलिंग पॉइंट को एक ऐसा टेम्परेचर बोल सकते हो जहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, साथ में एग्जिस्ट करते हैं। एक काइंड ऑफ मतलब इसका शब्द अगर तुम अच्छा यूज करना हो तो बोल सकते हो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अगेन यार तुम्हें उस पर समझ ही ना आए, हो सकता है कि पक्का नहीं आएगा समझ, बट अगेन बताने के लिए क्या दिक्कत है। तो बस ये वाला सीन था। एंड बिकॉज जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से इंक्रीज करता है, बिकॉज वैसे ही हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ इंक्रीज करता है। जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का होगा। फोर्थ टर्म आती है वो आती है वेपराइजेशन की। वो कहता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यार जो प्रोसेस है कन्वर्जन का लिक्विड को गैस के अंदर, ठीक है, लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपराइजेशन। ये हमारे पास छोटी सी टर्म है जिससे तुम्हें अगेन ध्यान रखना है। एंड अगेन ये क्या है, एक प्रोसेस है, ऊपर वाला क्या है, एक टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कंडीशन है इस प्रोसेस को होने के लिए। नेक्स्ट सर हमारे सामने काफी फेमस और बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट आता है जिसके अंदर साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि यार एक सॉलिड लिया और उसे यार अगेन उसका टेम्परेचर बढ़ा थे, उसे हीट दे रहे थे और उसके टेम्परेचर को लगातार नोट कर रहे थे। ठीक है, तो यार ये ना कुछ ग्राफ सा बनाए, रीडिंग्स आई जिसको हम पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई, राइट। तो थोड़ा इसको जूम इन करते हैं इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले तो यार हमने क्या करा, सॉलिड था यहाँ पे, ठीक है, इसका टेम्परेचर काफी लो, हमने इसको हीट करा एंड इसका टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी यार, टेम्परेचर बढ़ेगा हीट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स हो गया उस पॉइंट पे। एंड फिर थोड़ी देर बाद वापस बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वापस बढ़ना शुरू हो गया। फिर हमने और हीट दी, जब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट उस पर आ गया, वापस वो क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया कुछ अमाउंट ऑफ हीट के लिए। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट होने के बाद वो वापस उसका टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा, जब वो गैस के अंदर बदल गया तब उसका टेम्परेचर वापस बढ़ने लगा। अब यार ये चीज काफी कंफ्यूजिंग लगी, तो इससे हमने क्या ड्रॉ करा, क्या रिजल्ट ड्रॉ करा उसके बारे में देखते हैं, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो पहला वाला पॉइंट है इसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट जिसके बारे में हमने अभी पढ़ाई करी। एंड जो सेकंड पॉइंट है उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो मैंने मार्क करा ना यहाँ पे, जो लाइन से ड्रॉ करा है, ठीक है, डैश लाइन जिसे हम कह सकते हैं, तो इसको ये जो प्रोसेस है इसका नाम है फ्यूजन। ठीक है, जो जहाँ पे जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था, और जहाँ पे जो ऊपर जाके बॉइलिंग पॉइंट पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ था, इसका नाम है वेपराइजेशन। इसका नाम क्या है, वेपराइजेशन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली सॉलिड पार्ट है। ऑब्वियसली बात है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो सॉलिड होगा। उसके बाद यार जब वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच के टेम्परेचर में होगा तो वो ऑब्वियसली बात है लिक्विड होगा। एंड जब वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वाले टेम्परेचर पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाता है। ठीक है, ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई हमारे पास। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट सेज हीट प्रोवाइडेड एट मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट पे जो हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर तो बिल्कुल चेंज नहीं कर रही है, टेम्परेचर तो यार चेंज करने में हीट जा नहीं रही, तो फिर एनर्जी कहाँ जा रही है, हमारी एनर्जी वेस्ट कैसे हो सकती है, राइट। बट इट गोज इन वीकनिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वीक करने के अंदर हमारे जो हीट है वो चली जाती है ऑफ द मैटर पार्टिकल ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसे घटाने के लिए, ताकि वो लिक्विड वाली स्टेट के अंदर पहुंच जाए, वो करने के लिए यार हमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड होती है वो हमें मेल्टिंग पॉइंट पे जाके देनी पड़ती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तक तो यार हमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़ती थी, उसके बाद टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, पर जो बाकी की हीट जो हमने दी वो सिर्फ जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे और अट्रैक्शन, उन्हें
जो लूजन अप करने के लिए हमें देनी पड़ी थी। तो बिल्कुल यार सिमिलर हमारे पास रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। हम उसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो, अगर या फिर रिजल्ट लिखूँ तो कैसा आएगा, द हीट रिक्वायर्ड एट बॉइलिंग पॉइंट डोंट चेंजेस द टेम्परेचर बट इट गोज इन वीकनिंग द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैटर पार्टिकल ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ठीक है, कि लिक्विड से हम गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें उससे घटा के गैस जितना लेके आना था, तो उसके लिए हमें कुछ हीट देनी पड़ी, ठीक है। एंड अब इन हीट्स की बात करते हैं, जो हीट है इसका कुछ नाम तो होगा, साइंस के अंदर कुछ नाम देते हैं हर चीज को। तो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, फिफ्थ डेफिनेशन जैसे हम कहेंगे, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द हीट गिवन टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब फ्यूजन हो रहा था तो उसके लिए जो हमें हीट देनी पड़ती, उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अगेन जो भी नाम है तुम्हें याद रखना है, पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका नाम है। एंड इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है कि हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में मुझे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है, टेम्परेचर उसका ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं आगे बात करूँ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहता है हीट गिवन टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैस एट बिल्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सिमिलर सी डेफिनेशन अगेन दोनों की, मैं तो सिर्फ लेटेंट हीट की डेफिनेशन याद कर लेता है। इट इज द हीट गिवन टू चेंज 1 kg ऑफ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट देयर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एट देयर स्पेसिफिक पॉइंट इन टेम्परेचर, बस, ठीक है। तो इस चीज को मैं अगर याद कर लूंगा तो मेरे दोनों ही डेफिनेशन बहुत आराम से आ जाती हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट था वो एटलीस्ट खत्म हो जाता है। एक बार रिवाइज करते हमने क्या देखा, तो टेम्परेचर में हमने देखा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में जाने की कोशिश करता है, लिक्विड गैस में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। हमने इसको देखा, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करा, मेल्टिंग पॉइंट, फिर फ्यूजन, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी देखा, उसके बाद हमने वेपराइजेशन के बारे में बात करी, ओके। उसके बाद फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था पर हीट तब भी जारी थी। तो फिर हमने दो टाइप की हीट निकाल दी, जिससे हमने बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी होता है, हाँ जी, प्रेशर भी हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकता है, ओके। अगर अब मुझे ये चीज जाननी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यार हमें एक चीज पता थी, हमने पहले ही पढ़ा था कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होते हैं, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है। तो सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होते थे, लिक्विड में सबसे, और लिक्विड में बिल्कुल बीच के होते थे, और गैस में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेज होते, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज होते थे, ठीक है। मतलब जो गैप है दोनों के बीच का, जो दो पार्टिकल्स है उनके बीच का गैप सबसे ज्यादा गैस में होता था, लिक्विड में उससे कम होता था, और सबसे कम सॉलिड में होता था। ये चीज हमें ऑलरेडी पता थी, राइट। एंड वी ऑलरेडी नो कि जो प्रेशर जब हम लगाएंगे किसी चीज के ऊपर, जैसे अगर तुम्हें किसी बस में हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा हम, ठीक है, बस को छोटा करते जाएं या फिर बहुत ज्यादा लोग बढ़ते जाएं, तो जो डिस्टेंस होगा दो लोगों के बीच में, जो कि यार सी पहले आराम से खुले खुले होकर बैठे थे, उनके बीच का डिस्टेंस है वो काफी घट जाएगा, बिल्कुल चिपक चिपक के बैठ रहे होंगे, राइट। बिल्कुल वैसे यार यहाँ पे होता है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं किसी पार्टी मैटर के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि जो उनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो घट जाता है, खुद से घटने लगता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल है, मेरी उंगलियों को देखो यहाँ पे, ठीक है, दो पार्टिकल्स है यहाँ पे, तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो बिल्कुल पास आते रहेंगे विद टाइम, ठीक है। और यार एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वो इतने पास आ जाएंगे कि लिक्विड और गैस के बीच में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर लिक्विड्स के ऊपर जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तब वो इतने पास आ जाएंगे, सॉलिड वाला जो गैप होता है ना, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पार्टिकल्स, वो वहां पे रीच हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अब हम क्या बोल सकते हैं कि 10 प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है, एंड लिक्विड जो होता है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड सिमिलरली उल्टा काम है इसका कि अगर जब मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है। अब यार मैं इसका तुम्हें कोई लाइफ टाइम एग्जाम्पल अब यार मैं इसका तुम्हें कोई होमवर्क घर वाला एग्जांपल नहीं दे सकता ऑब्वियसली, क्योंकि जो प्रेशर मैनिपुलेशन है हम यहाँ पे घर पे नहीं कर रहे होते बैठ के, ऑब्वियसली लैब्स के अंदर होता है अलग से, यहाँ प्रेशर कंट्रोलर यूज होते हैं। बट अभी हम सब इतनी चीज ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्स डिस्टेंसेस घटेंगे, जिसकी वजह से हम सॉलिड की तरफ जा रहे होंगे, गैस से सॉलिड की तरफ हमारा ट्रांजिशन होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बिल्कुल उल्टा ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा होगा। इन नेट यार हमारे पास क्या वेस होते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता रखे हैं, एक मतलब छोटे से डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करिए, इसको जरा देखो। तो बेसिकली यार ये क्या कहता है कि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में कर सकते हैं, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स की बात करी, जैसे एम, ठीक है, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, मेल्टिंग है, ठीक है, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में जाता है, लिक्विड है फ्रीज होकर सॉलिड में जाता है, मैंने यहाँ पे एफ लिखा है, ठीक है। गैस यार हमारे पास केस के अंदर गैस कूल होने के बाद, ठीक है, कूलिंग करने के बाद हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और लिक्विड को वेपराइज करने के बाद हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यार मैंने यहाँ पे दो एरोज यहाँ पे भी दिखाए हैं जहाँ पे सॉलिड और गैस साथ में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इनको कैसे हम शो करेंगे, ठीक है। तो यार ये एरोस बेसिकली सब्लिमेशन के प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, सब्लिमेशन के प्रोसेस को। अब सब्लिमेशन क्या कहता है, व्हेन सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली टू गैस, ठीक है, जब सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होगा
तब उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एंड बिल्कुल उसका उल्टा प्रोसेस कि जब गैस है लिक्विड, जब डायरेक्टली वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड फॉर्म, तब हम मुझे डेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहूँ तो यार यहाँ पे गैस से सॉलिड जाने का प्रोसेस है डेपोजिशन, एंड सॉलिड से गैस जाने का प्रोसेस सब्लिमेशन, ठीक है। तो मैंने इसका भी यहाँ पे नाम डाल दिया है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो शायद, ताकि तुम्हें इसको रोज रिवाइज कर पा रहे हो। एंड ये यार हमारे पास सब्लिमेशन डिपोजिशन का कंसेप्ट होता है। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट नाम है, तुम्हें याद रखना है। नैप्थलीन बॉल्स हमारे पास होती हैं, कैम्फर होती हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स है वो बॉल्स होती है जैसे यार तुम ठीक है कपड़ों के अंदर डाल के लोग डालते हैं ना, कपड़ों के अंदर डाल के लोग रख देते हैं ताकि यार अगेन इंसेक्ट्स ना उसके बाद चढ़े या फिर खराब ना हो कपड़े। तो ये जो बॉल्स होती है खुद ही डिसअपियर हो जाती है, तो बेसिकली क्या करती हैं, सॉलिड स्टेट से सीधा गैस स्टेट के अंदर सब्लाइम हो जाती है और चली जाती है। कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं जो ऐसे मैटर के जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं। लास्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है इवेपोरेशन। एंड इवेपोरेशन बेसिकली यार अगेन एक मैटर चेंज करने का ही तरीका, मैटर की स्टेट चेंज करने का ही तरीका है। बट यार एक अलग और यूनिक तरीका है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे होते हैं, उसी के साथ नहीं पढ़ा हमने। तो इवेपोरेशन, अब ऐसा लेट करो कि यार कोई एक इंसान है मेरे सामने जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, नाम ले लो कुछ, बबलू ले लो इसका नाम, ठीक है। एंड इसको एक घर खरीदना है, ठीक है। ही वांट टू बाय अ हाउस, ठीक है, वांट टू बाय अ हाउस। एंड इसके पास ना दो ऑप्शन आते हैं। पहला होता है कि यार ये तब, ठीक है, ये तब घर खरीदे जब इसके पास पूरे पैसे आ गए हैं, ठीक है। बाइज व्हेन ही हैज ऑल द मनी टू गो, ठीक है, हमारे पास जब भी पैसे पूरे आ जाए तब वो घर ले रहा हो। एंड दूसरा ऑप्शन आता है कि यार वो अपने नेबर से लेकर, जो जहाँ पे भी अभी वो रहता है वहां पे नेबर से लेकर बोरो करके वो यहाँ वहां से निकल जाए और अपना एक खुद का घर ले ले रहे, ऐसा सीन कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे यार हमारे पास ना लिक्विड्स का सीन होता है, कोई अगर हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड्स के ना दो, लिक्विड बेसिकली उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो इवेपोरेट करता है, ठीक है। उसकी क्या चाहत है, उसकी तमन्ना क्या है कि यार वो इवेपोरेट करना चाहता है, राइट। तो उसके बाद ना दो ऑप्शन आते हैं अगेन। पहला ऑप्शन आता है कि वो बॉईल करे एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आने का इंतजार करे फिर बॉईल करे, और जैसे हम वेपराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। दूसरा यार एक और प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अब यार इवेपोरेशन बेसिकली कैसा प्रोसेस है कि वो क्या करेगा, इट बोरोज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब वो सराउंडिंग जो है ना उसके आसपास के जो, ठीक है, जो उसके आसपास का एरिया है वहां से हीट ले लेगा, ठीक है, वहां से हीट एनर्जी ले लेगा। एंड फिर वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट वो क्या करेगा, जो जो थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट उसे चाहिए एवेपोरेट होने के लिए या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, वो आसपास से लेके निकल जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम वेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। एंड इसी की वजह से ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम तुम्हारे नेबर से सारे पैसे ले लोगे तो तुम्हारा नेबर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल है खाली हो जाएगा, उसके बाद पैसे नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम सराउंडिंग से हीट ले लोगे तो सराउंडिंग का हीट का लॉस हो गया ना, सराउंडिंग का क्या हुआ, हीट का लॉस हो गया। इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो सराउंडिंग जो है वो खुद में कोल्ड हो जाएगी। सराउंडिंग क्या हो जाएगी, सराउंडिंग लूजेस इट्स हीट एंड दस बिकम्स कोल्ड, ठीक है। जो सराउंडिंग है वो खुद में कोल्ड हो जाएगी। एंड दस इसी की वजह से यार इवेपोरेशन जो होती है वो कूलिंग इफेक्ट भी कॉज करती है। तो ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो इसका आंसर है कि बिकॉज इट टेक्स heat from the surrounding and the surrounding loses heat which leads to cooling of the surrounding, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी चीज आती है जो कि यार इवेपोरेशन का प्रोसेस है, कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब अगर हम एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं, क्या एप्लीकेशन है इवेपोरेशन की, हम पढ़ते ही क्यों है, ऐसा क्या खास है इसमें। तो देखो यार ये काफी बार यूज होता है, ठीक है। वाटर स्प्रिंकलिंग का यार कभी तुमने देखा होगा मार्केट्स के अंदर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो यार जो दुकानदार होता है अपने दुकान के सामने जो कुछ छींटे डाल देता है पानी के या फिर पानी डालते रहते हैं लगातार, फिर उससे क्या रहता है, उससे क्या होता है, उससे यार एक छोटी सी चीज होती है कि उनकी दुकान के बाहर जब वो पानी डालते हैं वो पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, पर जो हमारे पास एक उसका कूलिंग इफेक्ट की वजह से उनकी दुकान जो होती है वो थोड़ा ठंडा ठंडा, एक ठंडक की वो होता है ना, एक बाहर जो होता है एक ठंड, मतलब एक जो कूलनेस ही आ जाती है, ठीक है, जो दुकान के सामने कूलनेस ही आ जाती है, ठीक है। अगर कोई सरफेस है हमारे पास और वो गर्म है ऑब्वियसली, ठीक है, वो गर्म है, अगर तुम उसके ऊपर अगर पानी डाल दोगे, ठीक है, पानी डाल दोगे तो पानी जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। और वो जो सरफेस है वो सरफेस जो है वो खुद में क्या हो जाएगी यार, कूल हो जाएगी, ठीक है, सरफेस कूल हो जाएगी। तो यार इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी दुकान के बाहर और अपनी दुकान के अंदर पानी छिड़कते रहते हैं ताकि उनकी दुकान जो है वो थोड़ी यार गर्मी कम हो, ठीक है। हर कोई चाहता है गर्मी कम हो, ठीक है, तो वही वाला सीन है। दूसरा आता है कूलर्स, ठीक है। कूलर्स कैसे काम करते हैं, तो कूलर्स का भी ना कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है कि यार कूलर्स में हमने देखा होंगे यार, अगर नहीं देखा तो कभी देख लेना, सर्च कर लेना एक बार। कूलर्स के अंदर बेसिकली क्या रहता है, नेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास नेट्स होते हैं या फिर तुम बोल सकते हैं हमारे पास साइड में पैड्स होते हैं, ठीक है, कूलर के पैड्स होते हैं। तो बेसिकली वो ना एक सर्फेस प्रोवाइड करते हैं। एंड जब हमारे पास जो वाटर आता है, ठीक है, वाटर आता है उसके ऊपर हम पंप से पानी डालते हैं, वाटर इवेपोरेट करता है, वो इन शॉर्ट कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। तो कूलर्स का काम होता ही है कि कूलिंग करे। एंड वो कूलिंग इफेक्ट कहाँ से आता है, वो कहीं ना कहीं इवेपोरेशन से ही डिराइव होता है। क्या होता है, वो इवेपोरेशन से ही डिराइव होता है।
कॉटन क्लोथ की अगर हम बात करें तो यार हमें प्रेफर रहता है कि हम कॉटन क्लोथ पहन के जाएं हमेशा बाहर जब गर्मियां होती हैं। तो उसका यार क्या रीजन होता है कि हमारा जो स्वेट होता है वो कॉटन क्लोथ के थ्रू, अगेन जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो काफी पेनिट्रेबल से होते हैं, मतलब जो हमारा अंदर स्वेट है वो बाहर भी जा सकता है, ठीक है, जो अंदर स्वेट है वो ट्रेवल करके बाहर चल जाएगा कपड़े के थ्रू। तो जब ऐसा होगा ना, तो अगेन जब हम गर्मी में होते हैं तो हमारे पास जो स्वेट होगा वो शर्ट के ऊपर आ जाएगा, और वो जो and जब शर्ट के ऊपर होता है हमारा स्वेट तो वो इवेपोरेट कर जाता है। एंड हमारी जो शर्ट होती है, जो हमारी कॉटन की शर्ट होगी, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है। इवेपोरेशन की वजह से अगेन क्या होती है, शर्ट कूल डाउन हो जाती है। शर्ट या फिर जो भी तुमने पहना होगा वो कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। शर्ट कूल डाउन कज स्वेट इवेपोरेट। स्वेट क्या होता है, इवेपोरेट कर जाता है। एंड इसलिए हम बोलते हैं कि यार गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े पहनो, वरना गर्मी ज्यादा लगेगी, तो यही रीजन रहता है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है कोल्ड वाटर ग्लास। अब यार बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अब ये इवेपोरेशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है कि यार अगर हमारे पास कोई लिक्विड पार्टिकल हीट गेन करके गैस में कन्वर्ट कर सकता है, तो कोई गैस पार्टिकल हीट लूज करके, या फिर बोल सकते हो कि जो कई ऐसी सरफेस जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां पे अपना हीट देके वापस लिक्विड में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल हमारे पास आता है यार, जब हम ठंडा पानी पीते हैं और ग्लास के ऊपर, जब तुमने देखा होगा कि जो हमारे पास ग्लास होता है उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, राइट। तो उसका रीजन क्या रहता है, उसका यार एक सिंपल सा रीजन होता है कि जो हमारे पास ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर है कम, राइट। तो यार जो हमारे पास वाटर वेपर होता है हमारी एयर के अंदर, वो वाटर वेपर जो होता है अगेन वो वेपर फॉर्म के अंदर है। जैसे यार उसको कोई ऐसी जगह दिखती है जहाँ पे वो अपनी हीट लूज कर सकता है, तो वो हीट लूज करता है और अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज द इनवर्स ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इट्स द इनवर्स ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे हीट, यहाँ पे होता है ना कि यार जब पानी जो होता है, अगर तुम यदि ठंडे पानी को बहुत टाइम के लिए बाहर रख दो तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वार्म सा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उसका अगेन यही रीजन होता है कि हमारे पास जो वाटर वेपर होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा और तुम्हें बेसिकली क्या देगा, हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर हीट प्रोवाइड होगी तो एक हीटिंग इफेक्ट होगा रादर देन कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट होगा रादर देन कूलिंग इफेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ चार एप्लीकेशन थे इवेपोरेशन के। एंड अगेन यार तुम खुद से सोच सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन तुम्हारे आसपास काफी बार इवेपोरेशन यूज होता है। लास्ट यार हमारे पास आता है, सेकंड लास्ट हमारे पास आता है बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन का एक डिफरेंशिएशन कुछ। तो यार बॉइलिंग जो होती है वो बॉयल, ठीक है, बॉयल करती है, बट ग्रेट टर्म फॉर बॉइलिंग, ठीक है, बॉयल करती है। एंड इवेपोरेशन में ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं। बॉइलिंग काफी यार क्विक होती है, मतलब जब जैसे यार वो हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद बॉइलिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है। ऑन द अदर एंड इवेपोरेशन एक काफी स्लो प्रोसेस है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा होता है। एंड अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग के अंदर बबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, एयर बबल्स क्रिएट होते हैं। इवेपोरेशन के अंदर के बबल्स क्रिएट नहीं होते। जो बॉइलिंग होती है वो थ्रू आउट द हमारे पास जो मैटर का बल्क होता है उसके अंदर होती है, मतलब अगर तुम बॉयल करोगे पानी को तो पूरा पानी बॉयल होता है। ऑन द अदर एंड जो इवेपोरेशन है यार वो हमारे पास सरफेस फिनोमेना होता है कम्प्लीटली, मतलब जो सरफेस है सिर्फ सरफेस पे यार ये प्रोसेस आकर करेगा, अंदर वाले जो पार्टिकल्स है उन पे आकर नहीं करता है। एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली, मतलब जो बॉइलिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो सकती है। ऑन द अदर एंड इवेपोरेशन हमेशा चलती रहती है। उसका जब तक यार कोई लिक्विड प्रेजेंट करेगा तब तक यार वो इवेपोरेट करता रहेगा। और लास्ट हमें बताता है एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होता है हमें बॉइलिंग के अंदर, ठीक है। हमें अलग से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होगा बॉइलिंग के अंदर। ऑन द अदर एंड इवेपोरेशन के अंदर सराउंडिंग जो है हमारे पास एनर्जी सोर्स होता है, सराउंडिंग से ही हम एनर्जी लेकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं सारे के सारे इवेपोरेशन बॉइलिंग के अंदर। लास्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्या इवेपोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, वह सबसे पहले होता है सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला कि इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेनन। इसका एक एग्जांपल आता है कि घर पे यार जब कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को बड़ा फैला फैला के सुखाते हैं, राइट। तो इट्स लाइक कपड़े सुखाना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कपड़े सुखाना। तो कपड़ों को जब हम सुखाते हैं तो काफी फैला फैला के सुखाते हैं। इसका रीजन क्या रहता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और टेम्परेचर तो जितना गर्म दिन होता है उतने, ठीक है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतने ज्यादा यार हमारे पास कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो बोलते हैं ना कि यार मतलब जैसे अगर तुम किसी बहुत गर्म दिन पे बाहर जाओ वाटर पार्क पे, अगर कुछ, या फिर बोल सकते हो कि अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ा पानी गिर भी गया, अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ा पानी गिर भी गया तब भी यार तुम बोलते हैं ना कि भाई बहुत गर्मी है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे, टेंशन मत ले रहे। तो ये बिल्कुल सेम सीन है हमारे पास कि टेम्परेचर जब हाई रहता है तो हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है, मतलब कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, राइट। तो अगेन गर्म दिन या बोलते हो हॉट डे लीड्स टू बेटर इवेपोरेशन ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं गर्म दिन वाले। एंड अगर मैं बात करूँ अगर उसके अगले वाले की, तो यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के साथ, मतलब कि यार अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हो यार जिस दिन बारिश होती है, ठीक है, जिस दिन रेन होती है तो उस दिन उसके एक दो दिन तक है कपड़े सुखाने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। कपड़े सुखाने में क्या लगता है, लो लो इवेपोरेशन का रेट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बारिश जब होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है।
तो इवेपोरेशन का रेट है वो घट जाता है। अगेन इसको तुम 11 में जब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो काफी आराम से समझ आएगी चीजें, बट अभी के लिए तुम इतना बस लेट कर सकते हो कि जब बारिश होती है तो हमारे पास इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, घट जाएगा, ह्यूमिडिटी क्योंकि बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे बताता है विंड स्पीड। जिस दिन यार हवा ज्यादा तेज तरीके से हवा, ठीक है, हवा तेज जब चलती है तो हमारे पास इवेपोरेशन काफी जल्दी हो जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि यार जैसे कपड़ा नहीं सूख रहा तो हम क्या करते हैं, अपने पंखे के नीचे रख देते हैं या फिर कूलर के आगे रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हवा काफी, क्योंकि कूलर और पंखे के नीचे ऑब्वियसली हवा की स्पीड काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो हमारे पास तीन ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तीन ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, एंड हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे इवेपोरेशन का रेट घटता है अगर हम उसको बढ़ाते हैं। तो अगर बेस्ट आइडल कंडीशन क्या है इवेपोरेशन होने की, तो बेस्ट आइडल कंडीशन है सर्फेस एरिया हाई, टेम्परेचर भी हाई, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी हमें चाहिए लो, एंड विंड स्पीड जो हमारे पास विंड है वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इससे यार क्या होगा, बेस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन आएगा, ठीक है। इवेपोरेशन का क्या होगा, बेस्ट अपनी रेट आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर है वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म होती है, साथ में चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो जाता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट टू। एंड चलता हूँ, एंड इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस कंटेंट का फायदा उठा पा रहे हो। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते हैं, शब्बा खैर।